रात के 10 बज रहे हैं। रागिनी अपने पति कमल के साथ अपने कमरे में है और उसके कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उनके कमरे का दरवाजा बंद है। मैं ही देवी हूँ, मैं ही माता रानी हूँ, मेरे सामने किसी की नहीं चलने दूंगी, अपने सामने मैं किसी की नहीं चलने दूंगी, मेरा अपमान किया तो जलाकर भस्म कर दूंगी। रागिनी का पति कमल दरवाजा खोलकर बाहर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर डर है और पसीना है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह बहू रागिनी किचन में चाय बना रही है और उसने अपना सर पकड़ा हुआ है। वहाँ उसकी सास आती है। बेटा, नाश्ता बन गया हो तो लगा दो, कमल को ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस मम्मी जी, बन गया, अभी लगा रही हूँ। क्या हुआ, तुमने सिर क्यों पकड़ा हुआ है बहू? सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, पता नहीं, सर बहुत भारी भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। क्यों बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या नींद ठीक से पूरी नहीं हुई क्या? पता नहीं मम्मी जी, जब से उठी हूँ तभी से सिर बहुत दुख रहा है। एक काम करो, तुम जाकर दवाई ले लो, नाश्ता मैं लगा देती हूँ। अरे मम्मी जी, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। सास वहाँ से चली जाती है और बहू नाश्ता लेकर हॉल में आ जाती है। दिन में बहू खाना खा रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बेटा, वो तुम्हारी नई साड़ियाँ जिन पर ड्राई क्लीन करवानी थी ना, लाओ मुझे दे दो जरा, मैं जा रही हूँ दुकान पर, डालती हुई चली जाऊंगी। अच्छा मम्मी जी, 2 मिनट ऊपर से ला कर देती हूँ। एक काम करो, तुम खाना खाओ, मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैं खुद ही ले लूंगी। अचानक से बहू को याद आता है और वो मन ही मन में सोचती है, अगर मम्मी जी ने अलमारी खोली तो सारा सच उनके सामने आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई? नहीं मम्मी जी, असल में आपको पता नहीं है ना कौन सी साड़ियाँ हैं। आप रुकिए 2 मिनट, मैं आपको ऊपर से ला कर दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ जल्दी से लाओ। बहू जल्दी से उठकर ऊपर चली जाती है और कमरे में पहुंचकर अपनी अलमारी खोलती है। अगर मम्मी जी को सच पता चल गया होता तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। नहीं 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 नहीं, उन्हें मेरी इस बात के बारे में तो पता नहीं चलना चाहिए। मुझे इस राज को छुपा कर रखना होगा। बहू अलमारी में देखते हुए बोलती है। शाम को कमल हॉल में बैठा होता है, वहीं उसकी मम्मी बैठी है और उसकी पत्नी भी आ जाती है। चलो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी लगी है, मम्मी को भी ले चलेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के बीच में जाकर क्या करूंगी, तुम लोग देख कर आ जाओ। ठीक है रागिनी, फिर हम दोनों चलते हैं, रात का शो बुक कर देता हूँ। रात का नाम सुनकर रागिनी घबरा जाती है। नहीं 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 नहीं, रात का शो तो मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों बेटा, रात का शो तो अच्छा होता है। हाँ रागिनी, रात के समय क्या परेशानी है, आराम से खाना खाकर चलेंगे, वैसे भी कल संडे है, फिर सुबह आराम से उठेंगे। नहीं कमल, मैं रात का शो में नहीं जा सकती। असल में मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ इतनी देर बैठ पाऊंगी। हम फिर कभी चलेंगे। रागिनी आंखों से कमल को इशारा करती है। कमल भी समझ जाता है। ओह अच्छा अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम लोग मूवी फिर कभी चलेंगे। रागिनी राहत की सांस लेती है। रात में घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और रागिनी के कमरे से अजीब सी आवाज आना शुरू हो चुकी थी। उनका दरवाजा बंद था। मैं सभी का नाश कर दूंगी, अत्याचार करने वाले को सूली पर चढ़ा दूंगी, हर उस सास को नरक भेज दूंगी जो बहू को परेशान करती है। मैं काली हूँ, काली। रागिनी के रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर कमल होता है। वो घबराते हुए इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उन्हें सुन तो नहीं रहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन बहू हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ सास आती है। बहू, आज शाम के खाने में कुछ हल्का बना लेना, दिन में काफी हैवी खाना खाया था ना। ठीक है मम्मी जी, दाल चावल बना लेती हूँ। बेटा, तुम कल रात को खाने के लिए कुछ रूम में ले गई थी क्या? नहीं तो मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों पूछा? वो मैं सुबह रूम में गई थी तो मुझे वहाँ बर्तन मिले तो मैंने सोचा शायद तुम लोगों ने रात में कुछ खाया होगा। सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू घबरा जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। ओह अच्छा, वो एक्चुअली रात में कमल जी को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए मैं बिस्किट और सेव ले गई थी और फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, बर्तन रूम में ही रह गए होंगे।
अच्छा, कोई बात नहीं। एक काम क्यों नहीं करती, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ऊपर अपने कमरे में ही रख लिया करो ताकि तुम्हें नीचे ना आना पड़े। जी मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। मैं डब्बों में पैक करके थोड़ा सा कुछ ऊपर ही रख लेती हूँ। कमल है ना, उन्हें कभी कभी रात में कुछ खाने की इच्छा होती है। सास वहां से चली जाती है और बहू चैन की सांस लेती है और खुद से कहती है, बच गई, आज तो भगवान बचा लिया, थैंक यू बचाने के लिए। रात के 1:30 बज रहे हैं। 3 नकाबपोश लड़के कमल के घर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले खिड़की देखते हैं लेकिन कोई भी खिड़की खुली नहीं है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। एक चोर दूसरी खिड़की पर जाता है जो खुली हुई है और वहां से अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी के 2 भी चोर अंदर आ जाएं। उनके हाथ में टॉर्च है और घर में अंधेरा हो रहा है। इधर रागिनी की सास सोई हुई है। ऊपर कमल के रूम से अजीब सी आवाज आना फिर से शुरू हो जाती है। सबको जला कर राख कर दूंगी, दुर्गा हूँ मैं, दुर्गा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कमल डरते डरते अपनी कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा और धीरे से नीचे उतरकर किचन की तरफ जाता है। इधर चोर सब तरफ छानबीन कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। रागिनी की सास की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी है। वो देखती है कि जग में पानी नहीं है। वो जग लेकर किचन की तरफ बढ़ती है लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर चोरों पर पड़ जाती है। चोर जैसे ही उसको देखते हैं जल्दी से उसका मुंह दबाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। रागिनी की सास चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन चिल्ला नहीं पाती। इधर कमल किचन की लाइट ऑन करके कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है कि तभी एक चोर किचन की तरफ जाता है और कमल से उसका आमना सामना हो जाता है। तुम कौन हो? चोर चोर, मम्मी घर में चोर घुस गए, चोर चोर चोर। कमल जोर से चिल्लाता है ताकि बाकी के 2 चोर भी किचन में आ जाते हैं और वो कमल के हाथ पैर बांधकर उसकी मम्मी के पास उसे बिठा देते हैं। अब हमें चोरी करने में आसानी होगी। इन दोनों को यहीं पड़ा रहने दो और घर में छान मारो, जहां जो मिले सब समेट लो। लगता है गरीबों का घर है, इतनी देर से देख रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। इस बुढ़िया के कमरे में जरूर गहने और माल छुपा होगा। चलो वहीं चलते हैं। नहीं, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, मेरे कमरे में मत जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं है। देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग चोरी करके अच्छा नहीं कर रहे हो। पुलिस ने पकड़ा तो कहीं के नहीं रहोगे। पुलिस कैसे पकड़ेगी, तू बताएगा पुलिस को? तब तक हमें शहर से बाहर जा चुके होंगे। तीनों चोर कमल पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक से रागिनी के चिल्लाने की आवाज आती है। भूख लगी है, मुझे नरबली चाहिए, मुझे नरबली चाहिए, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, सबका विनाश कर दूंगी, सबका नाश कर दूंगी। ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है ऊपर भी कोई है। चोर देखते हैं ऊपर से उतर कर कोई नीचे आ रहा है। जैसे ही रागिनी उन लोगों के सामने आती है सब डर जाते हैं और रागिनी के बाल खुले हैं, उसकी साड़ी हवा में लहरा रही है, काजल फैला हुआ है और उसके हाथ में झाड़ू है। ये देखकर चोर बहुत डर जाते हैं कि तभी रागिनी की सास भी हैरान हो जाती है। कमल बेटा, ये रागिनी को क्या हुआ है? कमल को सोचता है और अचानक उसको आइडिया आता है। कमल अपनी माँ को आंख मारता है। माँ समझ जाती है। चोर कमल की बातें सुनते हैं और घबराने लगते हैं। इधर रागिनी झाड़ू हाथ में लेकर धीरे धीरे नीचे उतर रही है, जैसे सच में कोई माता रानी हो। ये तो क्या बोल रहे हैं? हमें डराने की कोशिश करता है ये। नहीं बेटा, सही बोल रहा है। मेरी बहू के ऊपर हमारी कुल देवी आती है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरी बहू बिल्कुल दुर्गा जैसी लग रही है। जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ दुर्गा। तीनों चोरों के पसीने छूट जाते हैं। धीरे धीरे रागिनी नीचे उतर रही है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका नाश कर दूंगी। काली हूँ मैं, दुर्गा हूँ मैं, दुर्गा हूँ मैं, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भाई मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये घर कुछ ठीक नहीं है। पागल है क्या? चोरी करने आए हैं तो चोरी करके जाएंगे। तुझे दिख नहीं रहा उस औरत के ऊपर माता आई हुई है? अगर सच में उसने त्रिशूल से हमारी बलि दे दी तो दोबारा चोरी करने के लायक ही नहीं रहेंगे। अचानक से रागिनी की नजर उन तीनों चोर पर पड़ती है। उन्हें देखते ही रागिनी अपना त्रिशूल उठाती है और उनकी तरफ दौड़ती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
तीनों चोर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाते हैं। इधर रागिनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह रागिनी सोफे पर लेटी हुई है। उसका सिर बहुत भारी हो रहा है। उसकी सास और उसका पति उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा कर उठ जाती है। कमल, मैं कमरे से यहाँ कैसे आ गई? रागिनी बेटा, तुम्हें रात में माता आई थी, वही तुम्हें यहाँ लेकर आई है और फिर तुम यहीं सो गई। क्या? कमल बेटा, क्या अब तुम मुझे सच्चाई बताओगे कि रात में रागिनी के ऊपर हमारी कुल देवी कैसे आ गई थी? असल में मम्मी, हमने ये बात आपसे छुपाई थी, लेकिन रागिनी को रोज़ रात को एक पैग लगाने की आदत है। अगर उसे पैग नहीं मिलता तो वो सो नहीं पाती है, और एक पैग पीने के बाद ही उसे इतनी दारू चढ़ जाती है कि वो अपने होश में नहीं रहती और इसी तरह बिहेव करने लग जाती है जैसे कल कर रही थी। वो तो चोरों को देखकर मैंने ये नाटक किया कि रागिनी को माताजी आ गई हैं ताकि वो यहाँ से भाग जाए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए रात को तुम्हारे कमरे से प्लेट मिलती है जिसमें तुम चकना खाते होंगे। रागिनी और कमल दोनों शर्मिंदा होते हैं, लेकिन रागिनी की सास जोर जोर से हंसने लगती है। बेटा, वैसे तुम्हारी इस दारू पीने की आदत ने कल हमें चोरों से बचा लिया। धन्य हो दुर्गा माँ। कि तभी सभी हंसने लगते हैं और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अंजलि का पति गुस्से में चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। मेरे पर्स में से ये पैसे किसने लिए? अरे कल ही मैंने एटीएम से 5,000 रुपए निकाले हैं। तुम्हारे पर्स में से पैसे कौन ले सकता है बेटा? मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। अंजलि, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं? नहीं अनिल, मैं आपके पर्स में से पैसे क्यों लूंगी, और लूंगी भी तो आपको बता कर लूंगी ना। अरे तो फिर मेरे पर्स में 1,000 रुपए कम क्यों हैं? हो सकता है आपने कहीं खर्च कर दिए हो। नहीं, मैंने कहीं खर्च नहीं किए। अरे 1,000 रुपए कोई छोटी बात नहीं है कि मैं खर्च करके भूल जाऊँ। कैसी बात कर रही हो तुम भी? हो सकता है बेटा तुमने कहीं इधर उधर रख दिए हो। नहीं मम्मी, मैंने कहीं नहीं रखे। मुझे अच्छे से याद है पर्स में मैंने 5,000 रुपए रखे थे, लेकिन अब 4,000 ही है। कहीं काम वाली पूजा ने तो नहीं निकाल लिए? नहीं बेटा, वो क्यों लेगी? और वैसे भी तुम तो पर्स अलमारी में रखते हो ना। काम वालियों का क्या भरोसा मम्मी जी, इनका हाथ तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। हो सकता है उसी ने निकाल लिए हैं। आगे से हमें सावधान रहना होगा। अंजलि का पति और सास सोच में पड़ जाते हैं। अंजलि की चाची सास उनके घर आई होती हैं। वो लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बताओ विमला, घर पर सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं दीदी, आपको बहुत याद करते हैं। आप कुछ दिन के लिए हमारे घर क्यों नहीं आ जाती? हाँ, मैं भी सोच रही थी कि इस बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रहने आऊंगी। बहुत दिन हो गए बच्चों से मिले हुए। चाची जी, आप दीपू दीदी और वीनू भैया को लेकर क्यों नहीं आई? वो लोग भी आ जाते तो सबसे मिलना हो जाता। बेटा, उन लोगों को फुर्सत कहाँ है। दीपू कॉलेज में व्यस्त रहती है और वीनू अपनी नौकरी में। सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है उन्हें। बात तो सही है आपकी चाची जी, नौकरी पेशा वाले लोगों का तो ऐसा ही रहता है। सास की नजर चाची के गले में सोने की चेन पर पड़ती है। ये तुम्हारी चेन तो बड़ी सुंदर लग रही है विमला। हाँ दीदी, ये मुझे वीनू ने इस बार दिवाली पर दी थी। कह रहा था जब से नौकरी लगी है आपको कुछ भी तोहफा नहीं दिया है, इसलिए सोने की चेन बनवा दी। बहुत सुंदर लग रही है विमला। और वैसे भी बेटे की कमाई की चीज तो बहुत कीमती होती है। हाँ चाची जी, इसे आप हमेशा संभाल कर रखना। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ काम वाली पूजा आ जाती है। भाभी, बर्तन हो गए हैं क्या? तो धो देती हूँ, आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है, तू बर्तन धो ले फिर चली जाना। विमला, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? आ जाओ, कमरे में थोड़ी देर लेट जाते हैं। अंजलि की सास और चाची सास अंदर कमरे में चले जाते हैं और चाची सास की नींद लग जाती है। इधर किचन में पूजा बर्तन धो रही है और अंजलि उसे एक और काम बता देती है। एक काम करना, बर्तन धोने के बाद मम्मी जी के रूम में झाड़ू भी लगा देना, लेकिन ध्यान रखना चाची जी और मम्मी जी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाभी जी। उसके बाद तुम घर निकल जाना। ठीक है। अंजलि वहाँ से चली जाती है और पूजा मन ही मन बोलती है, बोल दिया था कि मुझे घर जल्दी जाना है,
उसके बाद भी काम पर काम बताए जा रही हैं। पूजा के चेहरे पर गुस्सा नजर आता है। कुछ देर बाद चाची सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अंजलि और उसकी सास दौड़कर चाची के कमरे में पहुंचते हैं। क्या हुआ विमला, तुम चिल्ला क्यों रही हो? चाची जी, आप ठीक तो हैं? मेरी चेन नहीं मिल रही। क्या चेन नहीं मिल रही? लेकिन चेन कहाँ जा सकती है? वो तो तुमने गले में पहनी थी ना? नहीं, मैं सोई थी, इसलिए मैंने उतार कर यहाँ टेबल पर रख दी थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी चाची जी, ध्यान से देखिए। नहीं बेटा, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है चेन चोरी हो गई है। चोरी? लेकिन घर में कौन चोरी कर सकता है विमला? यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर होती तो अभी तक मिल गई होती। यहाँ नहीं है, जरूर कोई ले गया है। मम्मी जी, कहीं पूजा ने तो? लेकिन वो तो किचन में काम करके ही वापस चली गई थी, कमरे में तो आई ही नहीं। वो कमरे में आई थी मम्मी जी, मैंने उसे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए भेजा था। मुझे लगता है झाड़ू लगाने के बहाने से वही चुरा कर ले गई। हे भगवान, मेरे बेटे ने कितने प्यार से दी थी वो चेन मुझे। तुम चिंता मत करो विमला, कल पूजा आएगी तो मैं उससे पूछूंगी, और अगर उसने ली होगी तो मैं उससे लेकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे लगता है उसने ही ली है मम्मी जी। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। शायद इसीलिए उसने मौका देखकर चाची जी की चेन चुरा ली। अंजलि की सास सोच में पड़ जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी सास से बात कर रही होती है। मुझे नहीं लगता है मम्मी जी, हमें पूजा से कुछ पूछना चाहिए। आपको तो पता ही है, आजकल काम वाली मिलती ही कहाँ है। अगर हमने उससे कुछ पूछा और उसने हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन अगर ऐसे ही वो घर में चोरी करती रही तो कैसे काम चलेगा बहू? अब से मैं उस पर नजर रखा करूंगी मम्मी जी। वैसे भी चाची जी की चेन सिर्फ 2-3 हजार रुपए की थी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी। लेकिन अब आप चिंता मत करना, मैं पूजा पर नजर रखूंगी, और अगर इस बार उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो हम उसे तुरंत काम से निकाल देंगे। ठीक है बहू, लेकिन तुम उस पर नजर रखना। कुछ दिन बाद दरवाजे की बेल बजती है। अंजलि जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर अंजलि डर जाती है। जी, आप कौन? अंजलि बहुत डर जाती है और डरते डरते अपनी सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी, देखिए घर पर पुलिस आई है। उसकी सास आती है और देखती है दरवाजे पर उनका भाई खड़ा है। तुम ही शारदा हो? तुम्हें अपने भाई को इतने दिन तक याद ना करने और मिलने ना आने के जुर्म में 8 दिन तक अपने भाई के साथ रहने की सजा सुनाई जाती है। अरे अशोक, तुम इतने दिनों बाद? अरे भाई, अब तुम्हें तो अपने भाई की याद आती है नहीं, तो सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बहन से जाकर मिल लूं। हाँ बहन? हाँ बेटा, तुम्हारी सास मेरी बहन है और मैं तुम्हारा मामा। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था बेटा, इसलिए तुम मुझे पहचानती नहीं हो। आओ अशोक, अंदर आओ। तुमने तो यहाँ आकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा शहर आतंकवादियों के निशाने पर है। मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ, तो अब मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ। ओहो, तो क्या हम लोग खतरे में हैं? नहीं, फिलहाल तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क तो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, कम से कम तुमसे मिलना तो हो गया। अंजलि बेटा, मामा जी के लिए खाने की तैयारी करो। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तभी वहाँ पूजा आ जाती है। आ गई तू? चला जा, मेरा हाथ बटा दे। मामा जी के लिए कुछ अच्छा खाना बना लेते हैं। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद मामा जी कमरे में से बाहर आते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं। दीदी, आपने मेरी घड़ी देखी क्या? मैंने उतार कर टेबल पर रखी थी, लेकिन वहाँ नजर नहीं आ रही है। नहीं अशोक, मैंने तो नहीं देखी। हाँ, वो बहुत महंगी घड़ी थी दीदी, दुबई से मंगवाई थी मैंने। तभी अंजलि और पूजा खाने की टेबल पर खाना लगाने लगते हैं
और मामा जी की बात सुनते हैं। पूरे 1 लाख की घड़ी है? अरे बहुत कीमती है यार। यही कहीं होगी मामा जी, कहाँ जा सकती है। तभी मामा जी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ धर्मपाल बोलो। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, तुम जल्दी से बम डिफ्यूज करने वाली टीम को मेरे घर भेज दो। क्या हो गया अशोक, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मामा जी, आपने बम डिफ्यूज करने वाली टीम को घर क्यों बुलाया? असल में बेटा, वो जिस घड़ी की मैं बात कर रहा था उसमें बम है। मैंने बताया था ना तुम लोगों का शहर आतंकवादियों के निशाने पर है, और वो घड़ी दुबई से मैंने आज ही मंगवाई थी। लगता है आतंकवादियों की नजर मुझ पर थी, उन्होंने उसी घड़ी में बम सेट करके मुझ तक पहुंचा दिया। मामा जी की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। अंजलि तो पसीना पसीना हो जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या बम? बेटा, अगर वो घड़ी नहीं मिली तो बम किसी भी वक्त फट सकता है, और अगर बम फट गया ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चलो जल्दी से ढूंढते हैं घड़ी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई हमारे सर पर। चलो जल्दी से घड़ी ढूंढो। आप लोग यहीं रुकिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अंजलि दौड़कर अंदर जाती है और मामा जी की घड़ी हाथ में लेकर वापस आती है। अंजलि बेटा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? अब बेटा, ये घड़ी तो खो गई थी ना, फिर तुम्हें कैसे मिली? असल में ये घड़ी मैंने चुरा ली थी मामा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था इस घड़ी में बम फिट है, वरना मैं इसे कभी नहीं चुराती। अब आप इसे जल्दी से डिफ्यूज करवा दीजिए, वरना ये बम यहीं फट जाएगा। चुरा ली थी? वो भी तुमने? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? क्या तुम सच बोल रही हो अंजलि? पुलिस वाले के घर में ही चोरी? हाँ? मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी मामा जी, पहले आप इस घड़ी का बम डिफ्यूज करवाइए, वरना हम सब मर जाएंगे। अंजलि के मामा जी और उसकी सास जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंजलि को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बम? अरे कौन सा बम बेटा, इसमें कोई बम नहीं है। क्या? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आतंकवादियों ने आपकी घड़ी में बम लगा दिया है। वो तो सब नाटक था अंजलि बेटा, ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ा जा सके। मुझे तुम पर पहले से ही शक था। जब तुम्हारी चाची सास की चेन चोरी हुई थी और तुमने इल्जाम पूजा पर लगा दिया था, उसके पहले भी कई बार मेरे और तुम्हारे पति के पर्स से पैसे चोरी हो चुके थे, और मुझे कहीं ना कहीं तुम पर शक था। एक बार मैंने तुम्हें पड़ोसियों के यहाँ से बर्तन चुराते हुए भी देखा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने अपने भाई की मदद ली। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हारी चोरी को पकड़ सकूं और तुम्हें सबक दे सकूं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद भी अपनी चोरी करने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बेटा, चोरी करना आदत नहीं, जुर्म होता है जुर्म। अभी तो चलो घर की बात है। अगर कभी बाहर ऐसा कुछ तुमने किया ना और किसी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए इस आदत को भूल जाओ, ठीक है बेटा? जी मामा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं चोरी करना तो क्या, चोरी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ये हुई ना बात। चलो बेटा, अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे शहर को आतंकवादियों से भी तो बचाना है। घर में नई बहू आने की तैयारियां चल रही थी, सब बहुत खुश थे। तो दूसरी तरफ पूजा, जो इस घर की देवरानी बनने जा रही थी, उसके मन में भी बहुत सी बातें चल रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल में सब कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, घर कैसा होगा। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। कल मेरी शादी है, कल से मेरा ससुराल ही मेरा घर होगा। लगता है कोई बुला रहा है, जाकर देखती हूँ। पूजा तो अपने होने वाले ससुराल कैसा होगा यही सोचकर बहुत नर्वस हो रही थी, और उसके ससुराल में उसकी होने वाली जेठानी शीतल और सास मिलकर उसके आने की तैयारियां कर रहे थे। माँ जी, मैं आंगन को फूलों से सजा देती हूँ। हाँ, अच्छे से सजा दे और दीवारों पर लाइट भी लगा दे, रात में जलेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, इन्हें भी यहाँ लगा देती हूँ।
घर को ऐसा सजा दे कि होने वाली बहू घर देखते ही खुश हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, नई बहू की खुशी के लिए मैंने बहुत से इंतजाम कर रखे हैं। मैंने तो अपनी होने वाली नई देवरानी के लिए गिफ्ट भी खरीदे हैं। अरे वाह वाह, नई बहू बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे तेरे जैसी जेठानी मिलने जा रही है, और आपके जैसी अच्छी सास भी। आखिरकार पूजा की शादी धूमधाम से सुशीला के बेटे अजय से हो जाती है और पूजा नई नवेली दुल्हन बनकर सुशीला के घर पर आती है, जहाँ सभी घर वाले उसका खुशी से स्वागत करते हैं। आओ पूजा आओ, आज से ये तुम्हारा घर है। बताओ कैसा है? दीदी घर तो बहुत अच्छा है। और इनसे मिलो, ये हैं इस घर के शरारती सदस्य गोलू और चिंटू। ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। हाँ, शुरुआत में तो सबको बच्चे प्यारे लगते हैं, मगर जब तुम इन लोगों के साथ रहोगी और इनकी शरारतें देखोगी तब जानोगी इन्हें। हाँ दीदी, अच्छा दीदी। हाँ, और इनसे मिलो, ये है तुम्हारी सास, और जो इस घर में तुम्हें माँ की कमी नहीं होने देगी। पूजा अपनी सास के पैर छूती है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बहू, सौभाग्यवती भवा। चलो अब मैं तुम्हें घर की रसोई दिखाती हूँ। शीतल, नई बहू को अब बाकी घर बाद में दिखाना। बहू थक गई होगी, अब उसे थोड़ी देर आराम करने दे। अरे हाँ पूजा, तुम थक गई होगी, ऐसा करो तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कल ही तुम्हें मैं रसोई दिखा दूंगी। ठीक है दीदी। पूजा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगले दिन अपनी पहली रसोई कैसी होगी इस बारे में सोचने लग जाती है। अगले दिन, आज तो ससुराल में मेरी पहली रसोई है, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। पूजा जल्दी से तैयार हो जाती है कि तभी शीतल उसके पास उसे बुलाने आती है। पूजा, क्या तुम तैयार हो गई हो? पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, मगर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शीतल पूजा को रसोई की तरफ ले जाती है। पूजा अपनी ससुराल की रसोई जब पहली बार देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि रसोई कमरे से भी बहुत बड़ी होती है। पूजा देखो, आज से ये है तुम्हारी रसोई, जहाँ तुम अपने परिवार के लिए खाना बनाओगी। क्या दीदी, ये रसोई है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मतलब इतनी बड़ी रसोई, ये तो कमरे से भी बड़ी है दीदी। हाँ ये तो है, हमारे घर की रसोई बहुत बड़ी है, और ऐसा क्यों है ये भी तुम जल्द ही समझ जाओगे। अब बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ बना लेते हैं। ऐसा करो, सबके लिए हलवा बना दो। ठीक है दीदी। शीतल पूजा को खाने का सामान देती है। ये लो पूजा, ये सूजी, ये रही चीनी, और ये है घी, और जो भी जरूरत हो तो बता देना। ये क्या है दीदी, इतना सारा सामान, इसमें से कुछ कम कर लीजिए। नहीं नहीं पूजा, इतना सामान मैंने अपने घर के लोगों के हिसाब से ही दिया है। घर में बहुत सारे सदस्य हैं, सबको तुम्हारे हाथ का हलवा मिलना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। पूजा आज पहली बार इतने सारे लोगों के लिए कुछ बना रही थी। अब समझ आया, इतनी बड़ी रसोई इसलिए है क्योंकि यहाँ परिवार बहुत बड़ा है, मगर मुझे पता नहीं हलवा कैसे बनेगा, सबको पसंद आएगा या नहीं। ओह, क्या सोच रही हो पूजा? कुछ नहीं दीदी। पूजा सबके लिए हलवा बनाती है। सबको पूजा के हाथ का हलवा बहुत पसंद आता है। नई बहू के हाथ में तो जादू है, जादू। आज से घर की रसोई तू ही संभालेगी बहू। हाँ पूजा, हलवा बहुत अच्छा बना है। अब तो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। देवरानी आने के बाद मैं भी तो कुछ आराम कर लूं। चाची चाची, मुझे और हलवा चाहिए। मगर बच्चों, हलवा तो खत्म हो गया है। देखो पूजा, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा हलवा बनवा रही थी। चलो कोई नहीं, अब कल से भरपूर खाना बनाना। ठीक है दीदी। इस तरह पूजा को रसोई घर की जिम्मेदारी मिल जाती है और वो कल से खाना बनाने के काम में जुट जाती है। आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है। पहले सब्जी काट लेती हूँ और फिर सब्जी चूल्हे पर चढ़ाकर आटा गूंथ लूंगी। पूजा खाना बनाना शुरू करती है और खाना बनाने से पहले ही वो थक जाती है। इतना सारा खाना बनाने का तो आदत है ही नहीं मुझे। मैं तो अभी से ही थक गई हूँ और अभी तो रोटियां भी बनानी है।
तभी वहाँ शीतल आ जाती है। क्या हुआ पूजा, खाना बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है तुम्हें? नहीं दीदी, लाओ मैं रोटियां बनाने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। इसके बाद शीतल पूजा की मदद करती है। और कितनी देर लगेगी दीदी? इतनी रोटियां तो बन गई हैं। अरे ये तो चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। तुम नहीं जानती, घर के सदस्यों की डाइट यहाँ 2-2 रोटियों से काम नहीं चलता। सब लोग कम से कम 8-8 रोटियां खाते हैं, इसलिए ज्यादा राशन की भी जरूरत होती है। और यही वजह है कि हमारे घर की रसोई कमरे से भी बड़ी है। यहाँ सारा सामान आ जाता है। क्या? और नहीं तो क्या। पूजा और शीतल आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गोलू और चिंटू भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी भूख लगी है, मम्मी खाना चाहिए। पूजा, बच्चों के लिए खाना लगा दो और फिर बाद में सबके लिए लगा देना। ठीक है दीदी। जाओ बच्चों, बाहर बैठो, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही है। ओके मम्मी। पूजा सबके लिए खाना लगाती है। सब लोग खाना खाते हैं और बाद में बची रसोई के काम को देखकर पूजा का सिर चकरा जाता है। यहाँ तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और बर्तन भी इतने सारे हैं और रसोई इतनी बड़ी है, इसकी सफाई करते करते तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। पूजा जैसे तैसे रसोई का सारा काम निपटाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन, अरे आज अलार्म नहीं बजा। घर में सब लोग क्या सोच रहे होंगे? आज नाश्ता बनाने में देर हो गई है मुझे। पूजा आज देर से उठी थी और उठते ही रसोई की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि शीतल रसोई में काम कर रही है। अरे दीदी, आप यहाँ? मुझे माफ करना, मुझे आज उठने में देरी हो गई है। कोई बात नहीं पूजा, आज मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। दिन का और शाम का खाना तुम बना देना। ठीक है दीदी। पूजा रोज अपने ससुराल में रसोई संभाल रही थी और अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। शादी से पहले उसने कभी इतने ज्यादा लोगों का खाना नहीं बनाया था, इसलिए वो रोज रोज इतना काम करके परेशान हो गई थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन, आज खाने में सबके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ, ऐसा करती हूँ खिचड़ी बना देती हूँ। पूजा रसोई में खड़ी ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ शीतल आ जाती है। आज क्या बना रही हो पूजा? दीदी, आज मैं सबके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। नहीं पूजा, और कुछ बना लो। गोलू और चिंटू को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो, फ्रिज में जो सब्जी रखी है वो बना लो। अच्छा ठीक है। शीतल ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और ऊपर से गोलू और चिंटू की फरमाइशें पूरी करो। ये बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। 4 लोगों का खाना अकेले खा जाते हैं। आप सब्जियाँ काटो, फिर रोटी बनाओ। मैंने शादी क्यों कर ली? एक दिन ज्यादा काम करने से पूजा की हालत खराब हो जाती है। पूजा का इलाज करने घर पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर पूजा के बीमार पड़ जाने का कारण ज्यादा काम और टेंशन बताते हैं। माँ जी, पूजा की इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। उसके घर में आते ही हमने उसे इतनी बड़ी रसोई संभालने को दे दी। तू सही कह रही है बहू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें उस पर नहीं सौंपनी चाहिए थी। मैं भी देवरानी के आते ही बेफिक्र हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से रसोई का सारा काम दोबारा मैं ही संभाल लूंगी। सारा बोझ तुझ पर आ जाएगा, ये भी तो सही नहीं रहेगा ना बहू। तभी पूजा भी बोल पड़ती है। दीदी की मदद के लिए मैं हूँ ना, ज्यादा ना सही थोड़ा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। आखिर रसोई भी तो इतनी बड़ी है, कोई अकेले कैसे संभाल सकता है। वैसे ये बात तो तुमने सही कही पूजा, कमरे से बड़ी रसोई संभालने के लिए 2 लोग तो चाहिए होंगे, लेकिन पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही तुम रसोई में कदम रखोगी, ठीक है ना? हाँ पूजा, बड़ी बहू सही कह रही है, अभी तो आराम कर। ठीक है माँ जी। इस दिन के बाद देवरानी जेठानी दोनों मिलकर रसोई संभालती है और खुशी खुशी साथ मिलकर रहती है और कहानी भी खत्म हो जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।